क्या सूरजपुर अब गैर आबाद है? बिल्कुल तो नहीं, कुछ घर हैं वहाँ, लेकिन उन लोगों के जो अपनी तारीख से चिमटे हुए हैं और उससे दूर नहीं हो पाए, वो अपनी नस्लों को यहाँ आबाद किए हुए हैं। उसने गोल मोल से लहजे में बताया और मैं खामोश हो गया। कोई उलझन, कोई परेशानी नहीं थी। उस औरत के बारे में ये सोचना कि ये कोई नॉर्मल औरत है बेवकूफ़ी थी। जो कुछ भी है लेकिन है शानदार, और अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि वो मुझसे क्या चाहती है। मैं उस अनोखे मरीज के बारे में ज़रूर सोच रहा था जो सूरजपुर में किसी ऐसी जगह है जहां इंसान नहीं। ये सड़क मैंने बनवाई है, मेरे घर जाती है इसलिए। वो बेतुके अंदाज में बोल पड़ी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सफ़र जारी रहा। फिर उसने गाड़ी सड़क के एक मोड़ से नीचे उतार दी। अब लैंड क्रूज़र इंसानी कद से भी ऊंची झाड़ियों के बीच से गुजर रही थी, लेकिन यहाँ भी पुख्ता और शफाफ सड़क थी। मैं गौर से उन झाड़ियों को देख रहा था। मैंने कहा, ये ज़मीन आपकी है, सारा का सारा सूरजपुर ही मेरा है। आपने यहाँ काश्त क्यों नहीं कराई? बस मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ कोई नहीं आता। मैं यही पूछना चाहता था। ये झाड़ियाँ बहुत ऊंची और बेतरतीब हैं, लेकिन सड़क पर फैली हुई हैं, जबकि मेरे ख्याल में इन्हें पूरी सड़क पर फैल जाना चाहिए था। वो तारीफी अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी और फिर बोली, काफ़ी गहराई में सोच लेते हैं आप। एक आम सी बात है। आम नहीं है। मैंने बताया था कि कुछ लोग यहाँ रहते हैं जिन्होंने तारीख से रिश्ता जोड़ रखा है और वो इस इलाके से खौफजदा नहीं होते। हाँ, बताया था। यहाँ उन्हें कुछ जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई जिन्हें वो पूरा करते हैं, जिनमें इस सड़क को झाड़ियों से पाक रहने की जिम्मेदारी भी है। दूर से किसी साल खुर्दा इमारत के बड़े बड़े बुर्ज नजर आ रहे थे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि हम सूरजपुर आ गए हैं। वो बुर्ज राजवंशी के महल हैं। मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। थोड़ी देर के बाद एक अजीम शान इमारत नजर आने लगी। यहाँ तक आते हुए मैंने किसी इंसान का नामो निशान नहीं देखा था। मैंने महसूस किया कि यहाँ परिंदे भी नहीं। एक अजीब सी नहूसत माहौल पर छाई हुई थी। लैंड क्रूज़र की रफ्तार अब सुस्त हो गई। महल नुमा इमारत की दीवारें बेहद बुलंद थीं। सामने एक बहुत बड़ा चौबी दरवाज़ा नजर आ रहा था, जिसके मोटे फुलादी कुंडे से कोई 1 फुट का ताला झूल रहा था। संधोरता ने गाड़ी रोक दी और फिर उसने उसके डैशबोर्ड से चाबियों का एक गुच्छा निकाला। ये चाबियां भी 4-4, 5-5 इंच की थीं। वो नीचे उतरी और दरवाजे के पास पहुंच गई। फिर उसने ताला खोला और दरवाजे को अंदर धकेलने लगी। दरवाज़ा बेआवाज़ खुल गया। वो वापस गाड़ी में आ बैठी और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई, लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ जाकर उसने फिर रोक दिया। वो नीचे उतरने का इरादा कर ही रही थी कि मैं नीचे कूद गया। मैं बंद किए देता हूँ। वो मुस्कुरा कर रह गई। मेरा ख्याल था कि फाटक बंद करने में काफ़ी ताकत सरफ करनी होगी, लेकिन वो इतना रवां था कि आसानी से बंद हो गया। मैंने उसे बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी स्टार्ट थी और उसने आगे बढ़ा दी। तब मैंने महल की वो सतें देखीं। कमाल की इमारत थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे इस तरह रखा गया था जैसे रोज़ाना उसकी सफाई होती हो। कहीं से पता नहीं चलता था कि ये गैर आबाद है, लेकिन अपनी आंखों से देखा था कि उसका ताला संधोरता ने खुद खोला था। वो बता चुकी थी कि बाहर के लोग यहाँ नहीं आते। जिन लोगों के बारे में उसने कहा था कि वो यहाँ आबाद हैं, उसने उन्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं, तो मुमकिन है कि वही यहाँ आकर सफाई सुथराई करते हूँ और वापस चले जाते हूँ। लेकिन यहाँ तक आते हुए उनका कोई भी नामो निशान नजर नहीं आया था। गर्ज ये कि सब कुछ बेहद पुरअसरार था। एक और बात मैंने महसूस की थी कि किसी भी नई और हैरतनाक बात पर वो मेरे चेहरे पर हैरत का तासर तलाश करती और उसे ना पाकर शायद मायूस हो जाती। लैंड क्रूज़र सदर गेट के पास रुकी और वो नीचे उतर आई और फिर हम अंदर दाखिल हो गए। ये है मेरे माजी की कहानी। इस महल में मेरी कई नस्लों ने ज़िंदगी गुजारी है। कई नस्लों ने, हाँ, लेकिन ये इमारत इतनी पुरानी तो नहीं। बहुत पुरानी है। सूरजपुर वैद, गीता और रामायण में मिलता है। ये महाभारत के दौर का शहर है और ये इमारत उस दौर की है। राजाओं ने इसे नए नए रूप दिए। मैंने इसे बिल्कुल बदल दिया है। हाँ, इसकी बैरूनी शक्ल अगर कोई चाहे भी तो नहीं बदल सकता। ये सच भी था। बाहर से ये कोई कदीम तारीखी इमारत नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से काफ़ी जदीद थी। वो मेरे साथ एक कमरे में दाखिल हो गई और बोली,
आप इस कमरे में आराम फरमाएं, मैं ज़रा आपके मरीज से मिल कर आऊँ, देखूँ किस हाल में है। ओके, ठीक है, मैंने जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गई। मैं कमरे का जायज़ा लेने लगा और फिर मुसहरी की तरफ बढ़ गया, जिसके पाए चांदी के थे। कभी कभी अपनी तकदीर पर नाज करने को दिल चाहता था। कोई इंसान करोड़ों की दौलत खर्च करके सारी उम्र में भी इतने अजीब अजीब मनाजर नहीं देख सकता था जितने मैंने इस मुख्तसर से अरसे में देख लिए थे। फिर मैं भी उस अजब मरीज के बारे में सोचने लगा। पता नहीं किस तरह का मरीज है, क्या बीमारी है उसे, और संधोरता ने उसे इस वीरान महल में क्यों और किसके सहारे छोड़ रखा है। उसे खाने पीने के लिए कौन देता है और उसकी तीमारदारी कौन करता है, या फिर मुमकिन है कि वो खुद चलता फिरता हो। अचानक मैंने महसूस किया कि संधोरता के सामने मेरी शख्सियत कुछ हल्की पड़ रही है। बेशक वो एक बेहद पुरस्कार किरदार है, अनोखी शख्सियत की हामिल, लेकिन मैं उससे मरऊब क्यों हूँ। मुझे तो इससे भी ज़्यादा पुरस्कार किरदार मिल चुके हैं। एक और बात जहन में आई, संधोरता कुछ भी है लेकिन वो बूरिया चरण के बारे में कुछ नहीं जानती। कहीं से भी इसका शुबा नहीं मिलता था। अचानक मेरे जहन में एक खौफनाक धमाका हुआ। बहुत दिन के बाद बूरिया चरण याद आया। ओ मेरे खुदा, कहीं ये कोई गहरी चाल ना हो, कहीं वो मरीज बूरिया चरण ही ना हो। काफ़ी देर के बाद मैं सोचता रहा और फिर बेनियाज हो गया। संधोरता कोई 2 घंटे के बाद आई। बहुत से फल और काफ़ी लाई। काफ़ी के साथ बिस्कुटों के कार्टन भी थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये काफ़ी है, मैंने खुद बनाई है, और ये फल और बिस्किट हैं। यहाँ इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। अलबत्ता अलवर में मुस्लिम होटल है, हफ्ते में एक बार मैं आपको वहाँ ले जाया करूँगी। वहाँ आप खूब भैंसें खा लिया करना। हफ्ते में एक बार? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, क्या ज़्यादा बार? नहीं। क्या यहाँ मुझे 1-2 साल रहना होगा? 1-2 साल? वो अजीब से लहजे में बोली। फिर एकदम चौंक पड़ी और कहने लगी, नहीं, मेरा मतलब है कि जब तक आप अपने मरीज का इलाज करेंगे। आप मित्रा से इतनी दूर मुझे यहाँ किसी मरीज के इलाज के लिए लाई हैं, लेकिन अभी तक मुझे मरीज की झलक तक नहीं नजर आई। बस कुछ देर और प्लीज़। वजह वो भी कुछ देर के बाद बताऊंगी। आप ये चीज़ें लें प्लीज़, नाराज़ ना हूँ। बस रात होने में थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ बिजली तो नहीं है, मैंने जानबूझकर यहाँ बिजली नहीं मंगवाई ताकि यहाँ का कदीम माहौल बरकरार रह सके। आप ये फनूस देख रहे हैं, ज़रूरत की जगहों पर फनूस रोशन हो जाते हैं। आप अपने मरीज से मिलने गई थी? हाँ, वो ठीक है। हाँ, आम हालात में वो ठीक रहता है। मैं चलती हूँ, कुछ देर के बाद आपसे मुलाकात करती हूँ। वो उठकर चली गई। मैं लाख खुद को लापरवाह रख रहा था, लेकिन अंदर तजस्सुस बेपनाह था। मैं उस अनोखे मरीज से जल्द अज जल्द मिलना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई। ये वक्त मैंने अपने कमरे में ही गुजारा। मगरिब का वक्त हो गया। मैंने नमाज पढ़ने के लिए एक जगह मुंतखब की और नमाज पढ़ने लगा। बड़े खुशू व हुजू से नमाज पढ़ी। नमाज के दौरान मुझे कमरे में रोशनी का एहसास हुआ। सलाम फेरने के बाद मुझे 2 चीज़ों का इदराक हुआ। पहला तो ये कि कमरे की छत में लटका हुआ फानूस रोशन हो गया था। उसमें लंबी लंबी शमें जल रही थीं जो खूब रोशनी दे रही थीं। दूसरी ये कि एक कुर्सी पर संधोरता बैठी हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और बोली, मैं आई तो आप इबादत कर रहे थे। मुझे मुसलमानों की नमाज बहुत अच्छी लगती है। बड़ा नूर झलकता है इबादत करते हुए उनके चेहरे पर। ये शमें आपने रोशन की हैं? हाँ, ये सारे काम मैं ही करती हूँ। आओ चलें यहाँ से। मैं उठ गया तो वो भी कुर्सी से उठ गई। महल नुमा इमारत तारीक और भयानक नजर आ रही थी। मेरा कमरा रोशन था या फिर एक दूर अफ्तादा कमरे से रोशनी की किरणें झलक रही थी। वो मुझे उसी कमरे की तरफ ले जा रही थी। फिर उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। यहाँ भी 3 फनूस जल रहे थे और रोशनी खूब तेज थी। कमरे में बेहतरीन फर्नीचर था। उसने एक सोफे की तरफ इशारा किया और बोली, बैठिए। शुक्रिया। मैं सोफे पर बैठ गया। वो भी कुछ फासले पर बैठ गई तो मैंने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा, आप खासी तजस्सुस पसंद हैं। अभी तक आपने मुझे उस मरीज की झलक तक नहीं दिखलाई। मरीज? उसने अजीब से लहजे में कहा। वो मरीज मैं खुद हूँ। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मैं गौर करने लगा कि मैंने यही सुना है। क्या इसने यही कहा?
وہ ایک سنجیدہ اور پروقار عورت تھی۔ اس نے آج تک کسی شوخی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ میری کیفیت سمجھ رہی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہ کر اس نے کہا، مجھے احساس ہے کہ آپ پر کیا رد عمل ہوا، لیکن میں نے سچ کہا ہے، میں ہی وہ مریض ہوں۔ حیرت کی بات ہے، میرے خیال میں آپ ایک تندرست خاتون ہیں۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا، ہاں یہی خیال کیا جا سکتا ہے، لیکن اصلیت کچھ اور ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کیا؟ اب میں پوری طرح سنبھل گیا۔ طویل کہانی ہے، سننا پسند کریں گے؟ آپ کا محل، آپ کا طرز زندگی بے مثال ہے، لیکن میں صرف اس مریض کے لیے آپ کے ساتھ ہوں اور اس کے مرض کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی اور چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میرے پتا کا نام چندر سین ونسی تھا۔ سورج پور ہماری ریاست تھا۔ یہ قدیم دور کی بات ہے۔ ریاست کے امور بہت عمدگی سے چل رہے تھے۔ چندر سین کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جس پر وہ بہت دکھی تھے۔ وہ بڑے بڑے کیرتن کراتے رہتے، یہاں تک کہ میں پیدا ہو گئی۔ کیا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یعنی آپ اتنی پرانی ہیں؟ ہاں، وہ اداسی سے بولی۔ اس کے انداز کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ اچانک مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے 1000 سال کا سانپ ترکیشی یاد آ گیا۔ کیا سندھورتا بھی اچھا دھاری سانپ ہے جس نے جون بدل لی ہے؟ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب مجھے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ متھرا کے مندر میں اس نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا اور بتایا کہ وہ میرے لیے وہاں گئی تھی۔ اس کے بعد اب تک جو کچھ ہوا تھا وہ غیر معمولی تھا، لیکن ایک ناگن مجھ سے کیا علاج کرانا چاہتی ہے؟ وہ پھر میری طرف متوجہ ہو گئی۔ غالباً اس دوران اس نے ماضی کے سارے نقش سمیٹ لیے تھے۔ میرا سوال نظر انداز کر کے اس نے کہا، پتہ نہیں کیسی منتوں اور مرادوں سے میں پیدا ہوئی، کیونکہ عام بچوں سے مختلف تھی۔ مختصر یہ کہ میں جوان ہو گئی۔ چندر سین کے ہاں اس کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے میں پورے پریوار کی بے حد لاڈلی تھی۔ میں نے ایک بار کچھ سادھو سنتوں کو دیکھا اور اسی وقت سے میرے دل میں پراسرار علوم سیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں ایسے لوگوں کی تلاش میں لگ گئی جو پراسرار علوم کے ماہر ہوں۔ بہت سے جوگیوں سنیاسیوں سے میں نے بڑے بڑے جنتر منتر سیکھے اور ان کے تجربے کرنے لگی۔ مجھے ان میں بہت مزہ آتا تھا۔ دوسری طرف پتا جی میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں اپنی خوبصورتی کا تذکرہ کیا کروں؟ بہت سے راجکمار مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ایک مہان دیوی بننا چاہتی تھی، سو میں اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ پھر جوگی گرج ناتھ سورج پور آیا۔ یہ بڑا مہان جادوگر تھا، ہر طرح کا جادو کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر لٹو ہو گیا۔ اس نے سورج پور میں ایسے چمتکار دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے۔ دنگ ہونے والوں میں میں بھی تھی۔ میں گرج ناتھ سے جادو سیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنی شیطنت کا مظاہرہ کیا اور میری آبرو لوٹنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا، مگر میری توقع کے برعکس اس نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک مہان دیوی بننے کے لیے من کی پوترتا ضروری ہے۔ میرا من بڑا پوتر ہے، میں پوری طرح دیوی بننے کے قابل ہوں۔ سو اس نے مجھے بڑے منتر سکھائے، مگر اس کے من میں بدلے کی آگ سلگ رہی تھی۔ ایک رات جو اماوس کی رات تھی اور سنسار کالا ہو رہا تھا، اس نے مجھے ایک بڑا منتر سکھانے کے لیے بلایا۔ منتر سکھانے سے پہلے اس نے مجھے ایک گلاس میں کوئی چیز پینے کو دی۔ اس نے بتایا کہ یہ سوم رس ہے، اس کے پینے سے مجھے لمبا جیون مل جائے گا، جو 100 برس کا بھی ہو سکتا ہے، 1000 برس کا بھی اور 10,000 برس کا بھی۔ مجھے یہ بات بڑی دلکش لگی کہ میں 1000 برس جی سکتی ہوں، سو میں نے رات کے اندھیرے میں سوم رس پی لیا۔ وہ عجیب سے ذائقے کا تھا۔ 7 دن کے بعد جوگی گرج ناتھ نے مجھے اپنی شیطنت کے بارے میں بتایا کہ تو نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور دیکھ لے لیا بدلہ میں نے اس کا۔ گرو جی مہاراج، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے شدید حیرت سے کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ جادو سیکھنے کے لیے پوترتا ضروری ہے۔ وہ ہنسا اور بولا، تو اور کیا کہتا، تجھے سبق سکھانا ضروری تھا۔ تو نے اس کی توہین کی تھی جس کے چرنوں میں بڑی بڑی رانیاں مہارانیاں سر جھکانے کو ترستی ہیں۔
जो सोमरस मैंने तुझे पिलाया है वो तुझे बड़ा लंबा जीवन देगा, लेकिन तेरा जीवन ऐसा होगा कि उसे दुनिया देखेगी। फिर वो खामोशी से सूरजपुर से चला गया। मुझे कुछ ना हुआ, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। मेरा मन कुछ चाहता था, लेकिन क्या, इसका पता नहीं चलता था। फिर मेरे बदन में दर्द रहने लगा। मैं बीमार हो गई, सख्त चिड़चिड़ी हो गई। कभी मुझ पर दीवानगी के दौरे पड़ने लगते। एक बार किसी नौकर ने मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बात कर दी। मैंने एक वजनी गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारा और उसका सर फट गया। वो मेरे बिल्कुल करीब था। उसके सर से खून का फवारा बुलंद होकर मेरे मुंह पर पड़ा और उसके कुछ कतरे मेरे मुंह में भी चले गए। उनका जायका जाना पहचाना लगा। मुझे याद आ गया कि ये उसी सोमरस का जायका है जो मुझे जोगी गर्जनाथ ने पिलाया था। इसका मतलब है कि उसने मुझे इंसानी खून पिलाया था। मेरा दिल खराब हुआ, मगर मुझे यूं लगा जैसे मुझे सुकून मिला हो। मेरा दिल चाहा कि उस खून के कुछ कतरे और भी चखूं। मैंने इस अमल को बार बार दोहराया। मुझ पर एक नशा सा तारी हो गया। नौकर मर गया। पिताजी ने सूरत हाल जानकर नौकर की लाश ठिकाने लगवा दी। मुझे खुद भी बड़ा दुख था, लेकिन कुछ दिन के लिए मेरी वो बेचैनी बेकली दूर हो गई। गर्जनाथ ने थप्पड़ का बहुत खतरनाक बदला लिया था। अब मुझ पर दौरे पड़ने लगे और मैं दीवानी होती जा रही थी। उस दीवानगी के आलम में आखिरकार मैं खून आशाम हो गई। मैं महल से बाहर निकल जाती और किसी न किसी का खून कर देती। आबादी में खौफ व खरास फैल गया। मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। फिर पिताजी ने मुझसे शादी के बारे में कहा तो मैं तैयार हो गई। हमारे परिवार के एक नौजवान से मेरा रिश्ता हो गया। उसका नाम सूर्या था, सूर्यवंशी। बड़ा सुंदर नौजवान था। सुहाग रात में मुझ पर जुनून सवार हो गया और मैंने उसको कत्ल कर दिया। महल में कोहराम मच गया। मैं खुद सूर्यवंशी के मौत के सदमे में बेहोश हो गई। किसी का ख्याल मेरी तरफ नहीं गया। सब किसी नादीदा खून आशाम के बारे में सोचते रहे। मैंने सूरजपुर के बहुत से मासूम इंसानों की जान ली। सूर्यवंशी मेरे हाथों ख़त्म हो गया था। यह सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। लंबे अरसे मैं उसके लिए पागल रही। मैंने दिल में फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अब मैं इंसानी खून से हाथ नहीं रंगूंगी। लेकिन मेरी हालत ख़राब होने लगी। मेरे बदन में दर्द बढ़ने लगा। ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होने लगा। मैं अपने रोग की दवा जानती थी, लेकिन मेरे दिल में मेरा पति जिंदा था, जिसके साथ मैं सुहाग रात भी नहीं मना सकी थी। मैं दर्द बर्दाश्त करती रही। जोगी गर्जनाथ ने बहुत बुरा किया था मेरे साथ। उसने ऐसा बदला लिया था उस थप्पड़ का कि संसार में किसी ने किसी से ऐसा बदला ना लिया होगा। मेरे पूरे बदन से हर वक्त बदबूदार पानी रसने लगा। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। पिताजी ने मेरे इलाज के लिए क्या क्या जतन ना किए, मगर मुझे कोई अफाका नहीं हुआ। मैंने अपने आप को छुपा लिया और वक्त गुजरता रहा। पिताजी मर गए। मेरे परिवार का खात्मा हो गया। मेरा जिस्म गलकर पानी होता गया। मैं सबसे पोशीदा रहने लगी। सदियां गुजर गईं। सब खत्म हो गया। सूरजपुर वीरान हो गया। मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा जीवन लंबा हो गया है। पता नहीं मुझे कब तक जीना है। मैंने जो पुरस्रार अलूम सीखे थे उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया था। बहुत अरसे के बाद मैंने उन पर गौर किया और उनसे काम लेने लगी। मुझे उनसे बड़ी मदद मिली। उन्हीं की मदद से अब मैं आपको इस शक्ल में नजर आ रही हूँ। मैं एक अनोखी दास्तान सुन रहा था, एक नाकाबिले यकीन दास्तान। हकीकत यह है कि मुझे अभी तक इस पर यकीन नहीं आया था। मेरे सामने एक खूबसूरत खातून बैठी थी, मुझे एक नाकाबिले यकीन कहानी सुना रही थी। उसका कहना था कि वो सदियों से जिंदा है और खून आशाम रह चुकी है। कैसे यकीन कर लेता। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। कोई यकीन नहीं करेगा, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपके खानदान में अब कोई नहीं। राजवंशी परिवार खत्म नहीं हुआ, ये एक जात है, लेकिन मेरी पीढ़ी का कोई नहीं। इस जात के लोगों को सूरजपुर के बारे में तो मालूम होगा। हाँ, वो जानते हैं कि किसी जमाने में सूरजपुर आबाद था, लेकिन फिर वहां बदरूहों का बसेरा हो गया। बदरूहों का बसेरा? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, वो बदरू मैं ही थी जो इंसानों का खून पी जाती थी। बहुत से पंडित, जोगी, ज्ञानी और सन्यासी यहाँ आए।
انہوں نے خوب پیسے بٹورے اور جنتر منتر پڑھ کر ان بدروحوں کو بگایا، لیکن اصل بدروح جیون کے ساتھ بہت بڑے عذاب سے گزر رہی تھی۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔